Hello friends, welcome to your own study channel Pathshala at Home, where you can get access to all your study materials in the form of videos, PDFs and chapter explanation which will help you to learn sitting at home. So get your Pathshala at home and subscribe us. So friends, without wasting any time, let's get into the chapter. ये आ गया आपका NCERT और ये आ गए हमारे मास्टर शीट. Chapter 7 Evolution. Friends, every year 3 to 4 questions are asked from this chapter for NEET and 8 to 10 marks are asked for board examination. That makes this chapter very important. पहले देख लेते हैं फटाफट अपने स्टडी मॉड्यूल को. डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में, जानेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एंड ट्रिक्स टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड मेमोराइज देम. सो फ्रेंड्स, ये आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन क्लासरूम टीचिंग के 2 घंटे जितना है, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा टिल द एंड. अ लॉट टू नो, अ लॉट टू लर्न अहेड. वेल, apart from its importance from weightage point of view, let's see why else do we study this chapter. Friends, we are studying this chapter for a very interesting reason, that it gives a glimpse of our history. Not the subject history that we study in our syllabus, but evolutionary history that deals with formation of Earth as a planet, origin of life on Earth and evolution of life forms into the rich diversity that we witness today. This is a very interesting field of biology and we call it evolutionary biology, that deals with the study of history of life forms on Earth. This is the story of origin of Earth and origin of life and evolution on Earth, resulting into the huge biodiversity that we see today. So this is why we study this particular chapter. Now friends, for the next minute, let's see what we have to study in this chapter and what topic am I going to cover in this video lecture, जिससे आपको पूरे चैप्टर का समरी समझ में आ जाएगा एंड सीक्वेंस वाइज पढ़ने में हेल्प मिलेगी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर ओरिजिन ऑफ लाइफ. इसमें हम देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट थियरीज गिवन एंड सपोर्टेड बाय आवर बायोलॉजिस्ट्स एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी एज वेल. नेक्स्ट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अ थियरी. देखेंगे चार्ल्स डार्विन की यात्रा और उनके डिस्कवरीज के बारे में, साथ ही अल्फ्रेड वेलेस का कंट्रीब्यूशन. देन व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. देखेंगे कि सबूत क्या है हमारे इवोल्यूशन का, हमारे डेवलपमेंट का. नेक्स्ट, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन. जानेंगे एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, कैसे एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करके अपनी नई स्पीशीज, नई फैमिली बना लेते हैं. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ेंगे डार्विनियन थियरी एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में. देखेंगे कैसे डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन हेल्प करती है इवोल्यूशन में. साथ ही पढ़ेंगे फ्रेंच नेचुरलिस्ट लमार्क के बारे में, जिन्होंने जिराफ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हेल्प करते हैं इवोल्यूशन में. मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में जानेंगे ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशन थियरी के बारे में, कैसे स्मॉल स्टेप म्यूटेशन, जिसे सॉल्टेशन भी कहते हैं, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट न्यू स्पीशीज. विल सी हारी वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है इवोल्यूशन के बारे में, ये क्या होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कौन से फैक्टर्स इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं. साथ ही पढ़ेंगे फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में. देन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन 7.8 में पढ़ेंगे, जहां रिव्यू करेंगे अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखेंगे कैसे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर होते हुए इनवर्टिब्रेट्स की जर्नी तय करते हुए वर्टिब्रेट्स से फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, ईव्स एंड मैमल्स में डेवलपमेंट हुई थी, राइट. और फाइनली देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, हमारा यानी इंसानों का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके फ्रेंड्स,
तो इतनी बकबक करने के बाद शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, जब भी हम कोई धार्मिक सीरियल जैसे कि रामायण या महाभारत देखते हैं तो किसी भी चीज को समय के हिसाब से बताना होता था, तो वो टीवी पे स्पेस और यूनिवर्स ऐसे घूमते हुए बताते थे, राइट? तब मैं सोचता था बचपन में, हैज टाइम गॉट एनी कनेक्शन विद स्पेस? यस, सिंस these heavenly bodies in the space, including our Earth, is formed billions of years ago. By looking into space, we are actually peeping into our past. The light from stars in the night travel hundreds to millions of light years to reach our eyes. Isliye we can say that traveling space is like traveling time. And what did happen in the past time are sequence of events associated with formation of our planet Earth and life on it. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसे हम प्रोटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं, प्रोटो एज इन प्रिमिटिव, बायो एज इन लिविंग, जेनेसिस फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्रिमिटिव अर्थ और प्रिमिटिव फॉर्म of life generation is very unique event in the history of the universe. This protobiogenesis is closely associated with origin of earth, which is again associated with origin of universe. So we can very well say that formation of universe and formation of earth are overlapping incidences. What is the age of our universe? When I say our universe is very old, very as in how much? Not 1,000, not 10,000, not millions. Our universe is 20 billion years old. Okay, we got to know the date of birth of our universe. Now, sir, can you tell us how did it get birth, please? We all come from our mother after 9 months of gestation period. But what about our universe? Where and how did the universe get formed? The answer to this is Big Bang. Big Bang. The Big Bang theory attempts to explain to us the origin of universe. A singular huge explosion of a tiny energy particle with huge energy which exploded and formed the universe. Next, this Big Bang also caused the universe to expand as it does now also. The universe keeps on expanding even today. And as we know, expansion causes lowering of temperature. So the energy or the temperature of the universe came down a long time. Gravity is inherent energy of these heavenly bodies so formed, which bound them together into groups that gives rise to different galaxies in the universe. These galaxies are formed of clouds and gases like hydrogen and helium and dusts. Scientifically estimated, there are about 100 billion galaxies and 100 billion stars in each. Next, one of such galaxies is the Milky Way. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed around 4.5 billion years back. Gases such as hydrogen and helium got formed due to volcanic eruptions on these planets. This was about formation of our universe, Milky Way and our planet Earth. Let's get the revision done through this wonderful video, then we will see what's the story behind origin of life on this. For Earth, there was no atmosphere on early Earth. Earth's surface was covered by water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass. The high energy UV rays of the sun struck the O2 molecule and split it into O positive and O negative ions. The oxygen ions reacted with oxygen molecule. These anions and cations reacted to form ozone, and thus the ozone layer was formed. UV rays were blocked and Earth's temperature cooled down further. Now let's understand this a bit. Earth's temperature came down a bit.
a bit as in still more than boiling point of water. But फायदा ये हुआ कि at least gases start interacting with each other. Since we all know that in higher temperature, kinetic energy of the molecule is too much, due to which they are in super random motion and do not get to interact with each other. That's given in the gas law theory, yes, in physics. Yes. Okay. As Earth's temperature came down a bit, which took millions of years, oxygen combined with methane and ammonia to form water, carbon dioxide, and other gases. When Earth's atmosphere reached below 100 degrees Celsius, the water vapor got condensed and fell as rain on Earth, thus formed huge water bodies, seas, and oceans. Due to precipitation, Earth's temperature cooled down further. मतलब इसका पारा थोड़ा ठंडा हो गया. But gradually over time, which is not less than 500 million years, lowering down of Earth's temperature, which made the origin of life possible on this Earth some 4 billion years ago. For Earth, one significant thing was there, that it had the environment favorable for interaction of hydrogen and oxygen. So for the formation of water molecule. Okay friends, so after the rain, under these water bodies, the chemical molecules got trapped. Okay friends, so after the rain, under these water bodies, the chemical molecules got trapped. Moreover, they found an aqueous medium to interact with each other. They interacted to form simple and small biomolecules, which underwent polymerization to form larger biomolecules. Interaction amongst these biomolecules caused the first life-like system to evolve. ये मैं नहीं कहता, ये विज्ञान कह रहा है. ये कह रहा है थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो कि दी गई है बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन इन द ईयर 1929 एंड एक लेटेस्ट और मच एक्सेप्टेड थियरी है, since this theory was experimentally demonstrated and proved by Urey and Miller in 1953. मतलब सिर्फ यही एक थियरी नहीं है जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया, और भी बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने अपने राय और मशवरे दिए. देखते हैं आगे. So guys, अब हम पढ़ते हैं about different theories on the origin of life given and followed by different people over different times. कुछ थियरीज फिलोसॉफिकल हैं तो कुछ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेट्स गेट टू नो अबाउट अ फ्यू थियरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ डिस्कस्ड इन एनसीईआर. लेट्स गेट देम ऑल वन बाय वन. पहले कुछ फिलोसॉफिकल लोगों की सुन लेते हैं. एक थियरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की. फादर सॉरेज, जो कि एक स्पेनिश मॉन्क थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो बायोडाइवर्सिटी आज थी वो पहले भी हुआ करती थी, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एडम एंड ईव. You know, the first man and woman on this earth, right, formed by the gods. This is not very much different from this stories of Hindu mythologies, where we see that Lord Brahma is the creator of the universe and all biodiversity on earth. So similarly, different religions have different philosophical beliefs about the formation of life on this planet. Okay. इसी के साथ कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स मानते हैं कि यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ. इसी थियरी को कॉस्मोजोआ या कॉस्मोजोइक थियरी कहा जाता है. इसी का एक वर्जन है पैंसपर्मिया थियरी, जो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं. वो मानते हैं कि लाइफ हैज कम ऑन दिस प्लैनेट इन स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स स्टडीड इन मेटीरियोइड्स. स्पोर्स
स्टड्स करके आए हैं। दूसरी तरफ ग्रीस में ही कुछ फिलोसोफर्स मानते थे कि लाइफ की ओरिजिन कुछ सड़े गले चीजों से भी हो जाती है, जैसे कि कपड़े में ग्रेन्स रख दो तो कुछ दिन या महीनों तक उसमें चूहे के बच्चे निकल आते हैं। इसी का कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्जन देना चाहा था जॉन नीडम ने, जिन्होंने एक फ्लास्क में चिकन ब्रॉथ उबाला, उसे ठंडा किया और फिर उसकी मुंह पर कपड़े से बांध दिया। फिर उन्होंने देखा कि फ्लास्क में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे। इसे कहा गया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन और ए बायोजेनेसिस। ध्यान से सुनना, ए बायोजेनेसिस, जिसे ऑटो बायोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो तीनों थियरी एक ही है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड थियरी ऑफ ऑटो बायोजेनेसिस। ओके, एरिस्टोटल जो कि हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, उन्होंने भी इन्हों सपोर्ट किया था इस थियरी को। इवन एंटन वॉन लेवेनहॉक ने जब बैक्टीरिया फाइंड किया था तो भी ये थियरी यूज किया था एक्सप्लेन करने में। लेकिन अगर पानी किसी के घर के बाहर कई दिनों तक सड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया तो ग्रो होगा, वही कुछ एंटन वॉन लेवेनहॉक ने भी देखा था। बट भैया हमारे नए जमाने के बायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर ने इसे डिसअप्रूव कर दिया, बोला हा 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 अभी हम जिंदा है, रुको हम करता हूं एक्सपेरिमेंट और तुम देखो। तो इन्होंने दिया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। लुईस पास्चर ने सेम जॉन नीडम का एक्सपेरिमेंट सॉन नेक फ्लास्क के साथ में किया। खासियत है कि एयर इनडायरेक्टली कैन नॉट एंटर ओके टिल द ब्रॉथ। सो फ्लास्क में एयर नहीं पहुंच सकता तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं जाते हैं, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो लुईस पास्चर ने न्यूट्रिएंट मीडियम या कह लीजिए यीस्ट ब्रॉथ लिया, उसे हीट किया, मतलब स्टेरलाइज किया और ठंडा होने दिया। किसी में भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं दिखा उन्हें। फिर उन्होंने एक फ्लास्क का नेक तोड़ दिया या फिर ऐसे झुका दिया थोड़ा सा, जिसकी वजह से एयर या तो ब्रॉथ गले तक आ गया, नेक तक आ गया झुकाने से, जिससे वो एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर तोड़ने से क्या होता है एयर अंदर जाके कांटेक्ट कर लेता है। अब कुछ दिनों बाद जिसका गर्दन तोड़ा था या जिसको मुड़ाई थी वो फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हुए दिखाई दिए। पास्चर ने समझाया, देखा भैया, दैट लाइफ कैन कम ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम टू एयर। माइक्रोब्स ग्रो इन इट व्हाइल इन अदर कंट्रोल फ्लास्क विद सॉन नेक इंटैक्ट no microbes grew. Theory of spontaneous generation was also against Rudolf Virchow's theory, which stated only cellula is cellula. Cell comes only from pre-existing living cell. So that was contrasting. इसके वजह से theory of biogenesis ने एक तो solution दे दिया कि life comes from life, but the question is still unsolved. From where did the first life come on this planet? फिर आया थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। फाइनली दो महान हस्तियों ने दिमाग लगाया और कर डाला इस मिस्ट्री को सॉल्व। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। They proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, example RNA, protein, etc., and that life formation was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. और इस सत्य को तो कोई नहीं झुटला सकता कि केमिकल्स तो प्रिमिटिव अर्थ पे एस्टेरॉइड्स में भी होते थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, राइट, अभी भी आते हैं एस्टेरॉइड जब अर्थ पे फॉल करते हैं। सो केमिकल्स तो थे भी, या केमिकल्स से ही इवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। So are the conditions on the earth: high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. और इधर इन्होंने ये कहा कि उधर 1953 में S.L. Miller, he was an American scientist, प्रूफ करने की जुगाड़ में लग गए भाई साहब। He created similar conditions in laboratory scale similar to primitive earth. He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acids. In a similar experiments, others observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments, fats, simple biomolecules, and with this limited evidence, we can say that chemical evolution was more or less accepted, right? So, and also, analysis of the meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes
are occurring elsewhere in space. So the mystery gets solved over here. Now let's see Urey and Miller's experiment to understand it better. But before that, let's study about his apparatus which can be asked in the examination. Electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acids. In a similar experiments, others observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments, fats, simple biomolecules, and with this limited evidence we can say that chemical evolution was more or less accepted, right? So, and also analysis of the meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. So the mystery gets solved over here.